गाइस जब से हमने डाला है टीसीएस डिजिटल ऑफर का पैकेज लिंक्डइन पे तो बहुत सारे कमेंट अभी तक आ चुके हैं और सबको पर्सनली अलग अलग आंसर करने से अच्छा मुझे लगा कि यार अब एक वीडियो बना देना चाहिए जिसमें एक शॉर्ट में लोगों को समरी मिल जाए और चीज़ें कैसी हुई क्या क्या हुआ एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट। वेलकम बैक टू द कोडिंग ट्यूशन। मैं अभिषेक मौर्य आपको बताने वाला हूँ आज टीसीएस एनक्यूटी का पूरा पैटर्न क्या था, कैसे था और क्या क्या चीज़ें हुई अपने साथ। ठीक है, तो ये क्या था, देखो गाइज, ये मेरा पहला ऑफ कैंपस इंटरव्यू था। इसके पहले मैंने कोई इस तरह का कंपनी का कोई इंटरव्यू नहीं दिया था कि ऑलरेडी 4 साल लगे हुए थे आइडिया लैब में चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाने में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। और मेरी एक आदत थी, जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, तो तो वो मेरी हैबिट है कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ सभी को। तो उस आदत की वजह से क्या था कि मैं कोडिंग में भी जो नॉलेज था, जो चीज़ें मैं सीख रहा था, उसको मैं सिखाने लगा, समझाने लगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग के जो सी सिखाया लोगों को, फिर ये पेड कोर्सेज़ बने हैं ना, सी प्लस प्लस और उसके बाद पाइथन वगैरह। तो उससे क्या हुआ कि मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होते गई। इसके पहले क्या था कि मेरी, भाई देखो, 2 साल का गैप था जब मैं इस कॉलेज में आया था बीटेक करने। तो 2 साल का गैप था ड्यू टू कोविड-19 एंड देन मेरी M2 में बैक भी लग गई थी। तो आप समझ सकते हो कि जब आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे कहीं, तो फिर आप कैसे प्लेसमेंट में बैठोगे और क्या करोगे? आपके पास क्या ही ऑप्शन रहेगा? आप, और एआई की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी आ नहीं रही, तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहे। तो ये चीज़ तो हो जाती है, ठीक है? सभी के साथ प्रॉब्लम हुई। बट वही था कि अपना काम करते रहो अपने साइड से। पता चला भाई टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो अलाउ करती है कि हाँ, मतलब 2 साल का गैप हो तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकता है कोई। तो जब पहली बार दिया था कैंपस के अंदर, टेस्ट वगैरह दिया था, है ना, टीसीएस का जो कैंपस के थ्रू हुआ था, उसमें तो यार एनक्यूटी निकला ही नहीं। एनक्यूटी, जिसको नहीं समझ में आ रहा, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है टीसीएस की तरफ से। टीसीएस के आपके 3 पैकेजेस होते हैं जो कि 3.5 का होता है, निंजा पैकेज बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका डिजिटल पैकेज, जो प्रीमियम पैकेजेस होते हैं, डिजिटल और प्राइम होता है। 7 दशमलव कुछ का होता है, और प्राइम जो होता है 9 दशमलव समथिंग पैकेज एलपीए होता है। ठीक है, 9 दशमलव समथिंग एलपीए का होता है। तो ये आपके 3 होते हैं, और आपको मिलता किस बेसिस पे? पहले आपको एक रिटन टेस्ट निकालना होता है, देन आफ्टर आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है। इन 2 के मोड पे आपको फिर मिलता है। तो इस बार क्या हुआ कि भाई सिंपल टीसीएस ने बोला था कि हम किसी को देंगे तो डिजिटल, रिटन के बाद डिजिटल या प्राइम का। उसके बाद भाई इंटरनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू उनको मिल सकता है कि अगर कोई प्राइम वाला है, अगर ठीक है उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो उसको डिजिटल मिल सकता है या निंजा भी मिल सकता है। निंजा वाला तो सीधे बाहर ही जाएगा, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। और डिजिटल वाला है तो उसके पास एक निंजा का भी ऑप्शन रहता है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा बहुत ही जस्ट खराब गया है तो चलो मिल जाएगा, अदरवाइज सीधा बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ तो पहले से ही पता चल गई थी। तो इस बार जब हुआ ऑफ कैंपस, तो इस बार दिया टेस्ट, है ना, रिटन वगैरह वो सब निकल गया। उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू हुआ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई एनक्यूटी के लिए क्या क्या करना है, वो चीज़ समझ लो आप। उससे पहले गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टीसीएस का एक रूल है कि अगर आप बीटेक या एमसीए वगैरह कर रहे हो, है ना, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मेरी M2 में बैक थी, मगर वो जब क्लियर हुई तो उसके बाद जो एग्रीगेट मिला के टोटल 60+ थे। ठीक है, और बाकी गैप भी अलाउ करती है 2 साल तक का, तो उससे ज़्यादा गैप आपके ना रहें, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, और सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट वही है ना यार कि प्लेसमेंट सैड स्टोरी सुना के तो मिलती नहीं है, साबित करना पड़ता है, कुछ प्रूफ करना पड़ता है आपको। तो गाइस, प्रूफ करने के लिए आपको टीसीएस एनक्यूटी निकालना होगा, और उसमें होते हैं आपके 2 सेक्शन। पहला होता है फाउंडेशन सेक्शन, दूसरा होता है आपका एडवांस सेक्शन। अब आते समझते हैं फाउंडेशन सेक्शन में क्या है। तो फाउंडेशन सेक्शन में आपके ट्रेड्स आ गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गया, वर्बल आ गया, रीजनिंग आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद गाइज एडवांस में आपका होता है एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, और उसके बाद एडवांस कोडिंग होता है। तो अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को निकालना कैसे, क्या पहले पढ़ें और कैसे पढ़ना है। ठीक है, जो फाउंडेशन सेक्शन है ना, ये सभी को करना है और सभी को निकालना भी है इस सेक्शन को, तब तो आप अगले सेक्शन पे जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आता, इसके बाद गाइज आपका आता है एडवांस सेक्शन। यही आपको निंजा से डिजिटल या प्राइम की ओर लेके जाती है। एडवांस जो आपका रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया आपका, इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा रीजनिंग वगैरह का, है ना, थोड़ा लॉजिकल डेप्थ बढ़ जाएंगी। एडवांस कोडिंग में आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे, जो ये चीज़ भी याद रखना। और होता क्या है कि एक कोडिंग तो चलो इजी टू मीडियम रहेगा, दूसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स,
अभी क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, इसको और समझते हैं कि भाई किस लेवल पे आ सकती चीज़ें। तो गाइस इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका वो है एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है, उसको कैसे निकालना है, क्या करना है। तो सबसे पहले जो भी आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो वो कर लो। लॉजिकल रीजनिंग आप जितनी भी उसके अंदर की टॉपिक्स हैं वो आप जल्दी जल्दी कवर कर लो, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन में भी काम आएगी और साथ में आपका एडवांस वाले में भी काम आएगी। तो ये चीज़ याद रखना, पहले आप लॉजिकल रीजनिंग कर लो, फिर आप न्यूमेरिकल वगैरह, वर्बल, इंग्लिश वगैरह ये सारी चीज़ें करते चले जाओ। और जैसे न्यूमेरिकल में एक चीज़ है, जैसे होता है ना कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब रेशियो वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले क्या काम करो, इन सभी चैप्टर, आपको सिलेबस तो मिल ही जाता है ऑनलाइन, आप किसी का भी सर्च कर लो, यूट्यूब या वेबसाइट वगैरह सब मिल जाता है। सिलेबस मिल गया, वो देखो कि आपको क्या क्या आ रहा है उसमें से, और जो नहीं आ रहा है केवल उतना ही पढ़ना है। ये नहीं सब बैठ के आप है ना राम कहानी पूरी पढ़े जा रहे हो। भाई कितना फार्मूला है परसेंटेज में, वो फार्मूला पढ़ा, उससे एक सवाल बनाए, आगे बढ़ा, इतना ही बस काम करना है आपको, उसमें पूरा जीवन नहीं दे देना है। इसके लिए आप आर एस अग्रवाल, प्रेपिस्टा या फिर तमाम इंडिया बिग जैसी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने नहीं किया था, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट आप कर लेना। मैंने तो भाई एआई वगैरह का काफ़ी इस्तेमाल किया, उनसे बनाए सिलेबस। जब मैंने मतलब सिलेबस को देखा, उनमें डाला सिलेबस और बोला भाई इससे मेरे सारे फार्मूले चाहिए और उन फार्मूलों के बेस पे क्वेश्चंस चाहिए, एग्जाम्पल्स, उनको देखता गया, सॉल्व करता गया, समझता गया, खेल खत्म। इतना ही तो करना था। अब आते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे कि भाई जो आपका कोर कोडिंग पार्ट है उसको कैसे टैकल करूँ, कितना टैकल करूँ, क्या पढ़ाई करनी है। तो कोडिंग के लिए आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज में आपको महारत हासिल करनी होगी, इतना कि आपसे डीएसए के कॉन्सेप्ट बन जाए, है ना, चाहे आप सी सी प्लस प्लस या जावा, पाइथन, एटलीस्ट मैं कहूँगा ऊप्स वाले लैंग्वेज में आप जाओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में। सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में आप हमारे चैनल में देखोगे कि अभी हमने सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज और साथ में पाइथन लैंग्वेज को कवर करा दिया है। इतनी बेहतरीन प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा पूरा, ठीक है। और अभी जावा आने वाली है, टेंशन मतलब बहुत ही डेप्थ में आएगी, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, पूरी अच्छी सी जावा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डीएसए की, भाई डीएसए कितना है, डीएसए में क्या करें। तो कम से कम भैया आप एरे कर लो, स्ट्रिंग कर लो, मैट्राइसेस, और इसके साथ साथ जो बेसिक मैथ की प्रॉब्लम होती है वो करना बहुत ज़रूरी है। मैथ वाली कौन सी प्रॉब्लम भैया, अरे मैथ वाली ये प्रॉब्लम जैसे कि आप फिबोनाची निकालते हो, जीसीडी निकालते हो, होता है ना प्राइम नंबर, इवन ऑड, ये जो जितने भी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके पूरे लॉजिक आपको मतलब पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स काम कैसे करी, लॉजिक कैसे काम कर रहा है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सब कुछ इतना आपको डीएसए आना ही चाहिए। और विश्वास मानो इतना डीएसए मैंने पढ़ा डाला है, आप जाके देख लो, आप पूरा वीडियो जब पढ़ोगे एंजॉय करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने भी उतना ही किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, वही पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। इसके अलावा आप जाके एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अलावा आप एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप लीड कोड या हैकर रैंक या हैकर अर्थ पे करते हो क्वेश्चन, उस पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लो, जो कि मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी था और दुनिया भर के चीज़ों के डेवलपमेंट में, हैकाथॉन्स में, प्रोजेक्ट में, तो मैंने सारी चीज़ें नहीं करी थी। तो इस वजह से जब मैं वहाँ पे कोडिंग कर रहा था तो मेरे एक क्वेश्चन जो था मेरा पहला वाला, उसमें 7 में से 6 टेस्ट केसेस पास हुए थे, दूसरे वाले में 7 में से लगभग 4 टेस्ट केस पास हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे ना हो, आपको ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, आपको लीड कोड पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, खूब लगाए रहो ताकि आपको पता रहे हाँ भाई कंपाइलर वगैरह सब कुछ कैसे क्या हो रहा है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग फटाफट हो जाए। वो चीज़ मेरी आदत नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो था उस चीज़ में। तो वो आपसे नहीं होना चाहिए, याद रखना। और दूसरी एक चीज़ होती है स्टूडेंट मिस कर जाते हैं कि वीएस कोड में कर रहे हो भाई, सब बॉयलर प्लेट आ गया है ना, ऑटोमेटिक सब लिखते चले जा रहे हो टैप टैप करके। नोट पैड में या कॉपी में लिख लिख के बताना है, सवाल करना है, ऐसे सवाल आना चाहिए। वहाँ पे आपको सब चीज़ें आपको नहीं मिल जाएंगी बनी बनाई, आपको खुद ही सब इंपोर्ट करना होगा, पूरा लिखना होगा एक एक चीज़। ये बड़ा ध्यान रख। तीसरा चीज़ होता है, दो हो गई ना, एप्टीट्यूड रीजनिंग, और दूसरा हो गया आपका कोर कोडिंग। तीसरी पार्ट हो जाती है आपका भैया कि पीवाईक्यूज। कुछ लोग होते हैं चलो और समय बचा है उनके पास और प्रैक्टिस करनी है तो आप पीवाईक्यूज लगा लो। आप पीवाईक्यूज लगा लो, ज़्यादा नहीं, 3-4 साल का लगा लो, विश्वास मानो, ज़्यादा नहीं, 3-4 साल का लगाओ, विश्वास मानो, उतने में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया आप एग्ज़ाम निकाल लोगे आराम से। खाली 3-4 साल का पीवाईक्यूज लगा लो, अगर लगा सकते हो तो यही था भैया। 21 मार्च को हमने दिया था रिटर्न अपना, और 6 अप्रैल को मतलब 4 को मेरा मैसेज आ गया था। उसके पहले का आपको और मैसेज आएगा, मगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम में कितने नंबर आए, क्या आए, कुछ नहीं पता चलेगा। निकलेगा तो आएगा, नहीं निकलेगा कुछ नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ। निकलेगा तो आएगा भाई, हाँ एग्ज़ाम बढ़िया गया आपका, गुड,
है ना। तो आया फिर इंटरव्यू 4 को आया कि ये पता चला कि मेरा 6 को इंटरव्यू है मुंबई, टीसीएस मुंबई, टीसीएस ओलंपस, ठीक है, टीसीएस ओलंपस मुंबई, और कहाँ, थाने में। तो वो लोकेशन पे था अपना, वहाँ पे इंटरव्यू कैंपस वगैरह, मैंने वही चीज़ लिंक पे लगाया है, वहाँ का फ़ोटो लगाई है। तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस है, 40-50 मिनट वो क्या चला है वहाँ पे, क्या सिनेरियो पूरा था मुंबई का, है ना, वो सब मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में यही था, जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे, मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि सारी चीज़ें समराइज वे में क्लियर हो जाएंगी कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो वही एक स्टेप बाय स्टेप भैया फॉलो करो। और दूसरी चीज़ वही कि इंडियन आइडल नहीं कि रोने से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, करना तो पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। बाकी और कोई डाउट हो, चैनल बने रहो, वेबसाइट पे जल्द ही सारी मटेरियल्स एवरीथिंग सब ला दूंगा, है ना, उसकी टेंशन मत लो। तो गाइज ऑल द बेस्ट, करते रहो तैयारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।